हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार EDU ATM। आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्यारे बच्चों के लिए एक शार्ट ट्रिक लाए हैं, बहुत ही अच्छा, कम समय में सॉल्व करने वाला। अगर आपके पास कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को मल्टीप्लिकेशन में कोई अंक अगर फॉलो करता है तो उसके लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और चुटकियों में। आइए गुणा करने के इस ट्रिक को समझते हैं और ये कैसे आपको करना है। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या में 5 से अगर गुणा करना है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको क्या करते हैं, उस संख्या को आधा करके एक जीरो आगे इंक्रीज कर देते हैं उधर। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई संख्या x है, आपने मान लिया कि कोई संख्या x है। अब वो एक अंक की हो सकती है, 2 अंक की हो सकती है, या सैकड़े में, हज़ार में, किसी में भी हो सकती है। उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। अब वो संख्या जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होती है 5, अगर या 25 होती है, या 125 होती है, 625। तो इनके लिए मैं लाया हूँ ट्रिक आपके पास। तो अब अगर आप इसको मान लो कि यहाँ पर मान लो कि कोई ऐसी संख्या मान लो 60, तो बिना पेन उठाए आप दिमाग से थोड़ा सा यूज करके आप इसको तुरंत बता सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। 60/2 करना है, यानी 60 का आधा करना है। 60 का आधा 30 होता है, दिमाग में चलना चाहिए ये काम। और इसके बाद 10 का गुणा करना है। 10 का गुणा करने में क्या होता है कि एक जीरो आपका बढ़ जाता है। तो 30 था पहले, एक जीरो और बढ़ गया, हो गया 300। तो इस तरह से, यानी हम इस 60 का आधा 30 करेंगे और इस 10 की वजह से एक जीरो इंक्रीज करके लिख देंगे। इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे समझते हैं कि अगर किसी संख्या में हमें 25 से गुणा करना है तो क्या करना होगा। तो 25 से मान लो यहाँ पर कोई संख्या आपने लिखा, मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं 280। x की जगह पर क्या होगा 280। उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 25 का। तो 25 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ट्रिक है कि आपको इस जो दी हुई संख्या है, अगर उसमें 25 से गुणा करना होता है तो उसमें हम 4 से भाग कर देते हैं। तो 4 से भाग करने का मतलब हमें इस जीरो को तो देखना नहीं होता है। जीरो अगर है तो बढ़ेगा, तो 4 से काटेंगे 28 को, 4 सते 28 और एक जीरो पहले से है तो 70 हुआ। यानी हम यहाँ पर आपको डिटेल में बताते हैं कि 280 के बटा 4 आप कर दीजिए, और उसमें आप 100 का गुणा करेंगे। यहाँ 10 का कर रहे थे और यहाँ 25 से गुणा करना है, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 सते 28, एक जीरो था यहाँ, वो भी इंक्रीज हुआ। फिर आगे जैसे ही आप 100 का गुणा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 100 के गुणे में जितने जीरो हैं वही जीरो आगे बढ़ जाते हैं। तो 70 था, 2 जीरो और बढ़ गया, तो ये कुल 7000 हो गए। तो इस तरह से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मान लो 360 कोई संख्या है जिसमें आपको 25 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 25 से। तो 125 है, ये 25 नहीं है, ये 125 है। तो इसमें हम 8 का भाग करेंगे। अब 8 का भाग करने के लिए ये संख्या कटनी चाहिए। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पर फार्मूले के तहत। तो यहाँ पर आपको लिखना है 360 बटा में 8 और गुणे 1000 कर देना है। यहाँ एक जीरो और इंक्रीज हुआ। जैसे ये अंक इंक्रीज हो रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई हो करके, जैसे 5 × 5 = 25 हुआ, तो 25 × 5 = 125 हुआ।
तो उसी तरह यहाँ भी 0 इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 8 चौक 32 और 8 पचे 40, तो यहाँ पर पूरा आपका 45 आ गया। और इस 45 में अगर 1000 का गुणा करते हैं तो 45,000 हो जाएगा। 45,000 करने में 45,000। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे अपने दिमाग में ही। पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी और पेन बिल्कुल नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपकी ज़ुबान पर वो चीज़ आ जाती है। चलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं कि x का गुणा करते हैं 625 में। अगर x का गुणा 625 में कर रहे हैं तो उधर क्या करना होगा कि हम यहाँ पर इस x की जगह पर कोई संख्या मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 420 है। कितना है? 420 है। या ऐसा कोई लें कि जो 16 से डिवाइड हो जाए, आसानी से समझने में भी। हालांकि वैसे तो भागा आप 16 का दे ही सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए 320 ले लिया। तो 320 जैसे लिया तो 16 से ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो चलिए 320 बटा 16 करते हैं और उसमें गुणे 10,000 कर देंगे। कितना कर देंगे? 10,000। तो जैसे ही 10,000 करेंगे तो आप जानते हैं 16 दूना कितना होता है? 32। तो 2 आ गया, एक 0 था वो भी आ गया। अब यहाँ पर भी आपको कितने 0 इंक्रीज करने हैं? क्योंकि 10,000 में आपके 4 0 हैं तो इसी के आगे आपको 4 0 इंक्रीज कर देना। 20 था ही तो 20 था, 20 में 4 0 और इंक्रीज कर दीजिए। तो कितने हो गए ये? तो आप देख रहे हैं कि ये आपका 2 लाख आ गया। कितना आ गया? 2 लाख। तो इस तरह से आपके कुछ ट्रिक थे जिसे आपने बहुत कायदे से समझा और ऐसे ही समझते रहिए। और आप छोटे छोटे ट्रिक को समझ करके फॉलो करते रहिए। और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखना है। अब यहाँ पर दूसरा है कि किसी भी संख्या में, वो चाहे सैकड़े में हो, 1000 में हो, 10,000 में हो, किसी भी उसमें हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 99 से गुणा करना है या 999 से गुणा करना है। तो होता क्या है कि जिस संख्या का हम यहाँ गुणा करते हैं 99 में, उसे 99 से ना करके हम 100 से कर देते हैं। ये 999 से ना करके 1000 से कर देते हैं। लेकिन लास्ट में उसी संख्या को जिसका उसके साथ गुणा हुआ है 99 के साथ या 999 के साथ, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, और तब जाके के हमारा आंसर मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर x है। अब x कोई भी संख्या हो सकती है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कोई भी अनिश्चित संख्या यहाँ आ सकती है। तो मान लीजिए हम कोई बड़ा सा ले लें, यहाँ ले लें 4320। एक संख्या हमने x की जगह ले लिया और उसमें हमें 99 का गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 99 का गुणा ना करके यहाँ 100 का गुणा इसमें करते हैं। तो आप जानते हैं कि 100 का गुणा अभी हमने बताया, जैसे ही आप करेंगे 2 0 इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप फटाफट इसको करते जाएंगे। यहाँ पे 2 0 मैंने इंक्रीज कर लिया। चलिए इसको हम अब 99 को 99 ना मान करके यहाँ 100 माना। तो अब इस 100 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ जो संख्या है वही इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 4320। 4320 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जान रहे हैं कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, और यहाँ पर आपको कैरी लेना होगा तो 10 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, घट नहीं सकता। तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ 1। तो आप क्या करोगे, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे 1 में से 4 नहीं घटेगा तो यहाँ पे फिर कैरी लिया जाएगा
तो 11 हो गया यानी 11 और यहाँ पर 2 बचेगा। तो 11 में से 4 गया 7 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 और यहाँ 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 4। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब ज़रा हम मल्टीप्लाई करके अगर देखते हैं तो भी हमारा वही आंसर आना चाहिए। चलिए आप देखते हैं कि मतलब ये संख्या है, ऊपर हमने लिखा 4320, उसमें गुणा किया 999 का। तो आप जानते हैं 9 शून्य शून्य, 9 दूना 18, फिर 9 त्रिक 27, 1 28 और 9 चौक 36, 2 38। अब इसमें भी आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो आगे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसी को आप उतारते और एक अंक यहाँ पे छोड़ करके इधर बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर फिर 8 होगा और यहाँ पे 3। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0, 8, 16 के 6 1 हासिल, 17 के 7 1 हासिल, 8 3 11 1 12 के 2 और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पर आप जितना यहाँ आ रहा है आप मिला लीजिए, वही संख्या वहाँ पर आई हुई है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे। अब इसको तो इतना करने के लिए आपको पेन और कॉपी उठाने पड़ेगी, लेकिन यहाँ आपको अगर थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो खटाखट दिमाग से ही आप करते जाएंगे। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अगर बैठना है तो समय के खिलाफ लड़ाई है। जो इस समय को मैनेज कर लेता है वही किसी भी कंपटीशन में उस कंपटीशन को बीट कर लेता है। तो इसलिए जितना भी अनुभव मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो आइए फिर देखते हैं। यहाँ पे कोई संख्या आपने लिया, मान लो 167 ले लिया, तो इसमें आपको 999 का गुणा करना है। अब इसको हम 999 ना मान करके यहाँ पे 1000 मानेंगे, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जानते हैं कि 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो यहाँ पर 16730 इंक्रीज कर दिया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ। लेकिन अभी इसमें से वही संख्या माइनस कर देना है, 167। इसको माइनस करते हैं तो आपको मुज़्ज़मानी घटाना बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 7 से घटाना है, 0 में से 7 घटाना है तो 10 आएगा और यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पे 6 हो जाएगा। बस 10 में से 7 घटाओ, कितना बचा 3, 9 में से 6 घटाओ 3, 9 में से 1 घटाओ 8 और बाकी इधर जो बचा है वो 6 है। तो 6 आप खाली है तो 6 उतारो, फिर 6 उतारो और 1 उतार दो, ये आपका पूरा आंसर आ जाता है। तो इस तरह हम गुणा भी नहीं करेंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब इस तरह से ये शॉर्ट वीडियो आपके पास जाएगा और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज ही एक ऐसा वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए मैं और क्लास 9 के लिए भी, और इतना ही नहीं, ये विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल, इन सभी बच्चों के लिए ये क्लास आने वाली है और इसको आप लोग देखेंगे तो मैं हर सवाल को धुएं की तरह उड़ा दूंगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा किसी भी सवाल को लगाने के लिए। आप इसको एकदम सीख लीजिए और जैसे ही सीख लेते हैं हर सवाल को आप फटाफट चुटकियों में हल कर देंगे। ओके। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको हम औसत पढ़ा रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम
2024 के लिए अभी हाल ही में मैं ये सारी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू किया हूँ। थोड़ी सी सुविधाओं में ही आपके पास लाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसके लिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए मैथ, इंग्लिश और साइंस इन सभी के संबंध में हमारे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। आप इसको देखेंगे, औसत जो मैंने पहली क्लास में बताया था थोड़ा सा और इसको समझेंगे, फिर आगे आप सवालों को हल करेंगे बहुत तेज़ी के साथ। सेकंडों में, चुटकियों में आप सवाल को हल कर देंगे, किसी भी सवाल को, वो किसी भी चैप्टर का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल औसत को समझ जाइए और क्या नाम है, रेशियो, अनुपात समझना है, औसत समझना है, सारी चीज़ें समझनी है। तो आज हम समझने वाले हैं अनुपात, रेशियो को। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको बताई थी और ये हमारा दूसरा वीडियो आपके समक्ष आ रहा है। तो आप इसे देखें और इससे कुछ सीखने का प्रयास करें। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। आप बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी आप इस क्लास से ज़रूर समझ जाएंगे कि अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। ठीक है, हमने बताया था कि कोई अक्षर से कि अगर कोई A अनुपाते B है, A अनुपाते B है, तो इसका मतलब होता है कि पहले वाले में दूसरे वाले का भाग, यानी A/B। इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि A/B, क्योंकि ये हमने बताया था कि ये नीचे वाला हमेशा हर कहलाता है, ऊपर वाला हमेशा अंश कहलाता है। अब हर क्या होता है? हर का मतलब इसमें सारी वैल्यू शामिल होती है, सारी वैल्यू इसमें शामिल होती है और उसी का कुछ अंश ऊपर लिखा गया होता है। अंकों में से ही उसी का कुछ अंक लिख दिया जाता है। जैसे हम कोई नंबर पाते हैं, मान लीजिए 500 पूर्णांक है, उसमें हमने पाया 420 नंबर, तो ये 500 जो पूर्णांक है ये तो होल वैल्यू हुई, टोटल ये नंबर हुआ। इस होल वैल्यू से आपको मिला कितना? ये कुछ अंश मिले, जिस अंश को हम ऊपर लिखते हैं, आपको उसमें से 420 के रूप में कुछ अंश मिला है। तो इसीलिए हम इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इतनी बात तो हम पिछली क्लास में बता चुके थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ भी बता दिए। अब इसके बाद आपको समझना होगा कि जो इसमें रेशियो में जो संबंध होता है, इस अंक का इस अंक से, उसमें क्या है कि ये बराबर संख्या से कट जाती है तो मेन रेशियो तब प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर ये भी बताया गया था कि यहाँ पर कोई संख्या 14 है, यहाँ पे 28 अनुपाते 28 क्या और कुछ ले लेते हैं, 36 मान लो ले लिया। ठीक, तो अब यहाँ पे 14, यहाँ पे 36, तो इनको अभी काटना होगा इस सेम संख्या से, एक ही संख्या से दोनों को काटना होगा, जिससे कि इतना छोटा हो जाए कि उसके बाद वो डिवाइड ही ना हो किसी से। ये समान अंकों से कटते हैं दोनों, तो ये क्या करेंगे, हम काटते हैं। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 4 है, तो इससे पता चलता है कि ये 2 से कटने वाला है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक इसके सभी सम संख्या में है। जब सम संख्या में होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो है मार्कर कहाँ गया, हाँ,
तो यहाँ पर आपका कट गया 14, 2 से कटा 7 बार में, 36 18 से कटा 2 बार में, 2 से 7 बार और 2 से 18 बार में। तो अब तो ये नहीं कट सकता, तो हमारे पास जो असली अंक रेशियो का मिला वो मिला 7:18। ये आपका रेशियो मेन रेशियो कहलाता है। तो अब करना है, ये समझना है कि जो बाद वाला है इसी का कुछ अंश ये है, इसमें से कुछ अंक ये है। मान लो कि यहाँ पर और चीज़ें समझनी है, जैसे 30 का 2/5। अब ये का आ गया, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। लेकिन अभी हमको यहाँ समझना है कि ये जो 30 है ये उसमें से उसका 2/5 भाग, यानी जिसके साथ का या से लगा होता है वही नीचे वाला अमाउंट होता है, उसी का अनुपात यहाँ पर होता है। तो दूसरी चीज़, अब इसको हम समझेंगे कि अगर ये इसी का अनुपात है तो उसमें से 2 जो निकला है ऊपर वो क्या है? यानी हम कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू 5 थी और 2 ऊपर है। इसका मतलब ये है कि 2 आपको पता करना है कि ये कितना है। तो वास्तव में ये 5 है, तो जिसके साथ का या से लगा होता है वह हमेशा नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर 30 है और ये उसी का 5 है, उसी का ये अनुपातिक जो है 5 है। ये अनुपात में आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2:5। 2:5 ये अनुपात है, लेकिन जिसके साथ का या से लगा होता है उसी का हिस्सा यहाँ पर अनुपात के रूप में दिया रहता है। तो यहाँ 5×6 30, यानी अब 2 जो है वो कितना है? तो हम कहेंगे 6 गुणा में 2, 6 दूना 12 है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 30 है तो उसका 2/5 क्या होगा? 12 होगा। कैसे? अब यहाँ पर भी आप पुराने रीति रिवाज से जो लगाते चले आए हैं उनको देखिए। तो अगर इसका हम 30 का कॉमन गुणा होता है, 30 का 2/5 कर दिए तो 5×6 30 और 6 दूना 12 ये हो गया। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है, हमें कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को समझेंगे। अगर 5 30 है तो 2 कितना होना चाहिए? यानी अगर यहाँ पे का या से जो आएगा वो नीचे वाले की वैल्यू होती है, तो उसे भी उतना बना दो भाई। 2/5 था, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अगर ये 2/5 था और इसी 5 की वैल्यू 30 करनी है तो इसमें 6 का गुणा, तो ये तो 30 हो गया, ठीक। लेकिन ऊपर भी 6 का गुणा ही करेंगे, क्योंकि जिस अनुपात में उसी संख्या का गुणा करते हैं या उसी सेम संख्या से काटते हैं, यह बात फिक्स है, निश्चित है, कभी ये अलग नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर वाले को 4 से गुणा कर दें तो नीचे वाले को किसी दूसरी संख्या से 5 से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात में हम जिस संख्या का गुणा करेंगे वो दोनों में करेंगे, तब इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब अनुपात में परिवर्तन ना होने पर क्या होगा कि हमें इसे 5 को 30 करना है, 30 कर दिया तो 6 को कितना करना होगा, 2 को कितना करना होगा, इस 2 को भी हमें 12 करना होगा, तब जाकर के इसका रेशियो एकदम सही आएगा। तो वास्तव में यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर आपको पता करनी थी कि 30 का 2/5 कितना होगा, तो बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ नीचे वाले ही वैल्यू आपको पता दे गई कि मतलब पता चल गई कि ये 5 है। तो 5 क्यों है? क्योंकि यह 30 से 30 लाना है, तो 30 लाना है तो क्या करेंगे, इसमें 6 का तो इसमें भी 6 का, तो 3 5 6 30 तो नीचे हो ही जा रहा है इसके बराबर। तो इसका जो 2 है वो कितना है, 2 है 12। बस यही चीज़ आपको समझनी है। अब जो है इस रेशियो को होल वैल्यू के रूप में आप समझ लिए कि होल वैल्यू हमेशा नीचे वाला होता है, जिसके साथ का या से लगा हो वही संख्या का अनुपात नीचे दिया होता है। किसी भी भिन्न में उस भिन्न को भी हम अनुपात के रूप में ही समझेंगे। अब कोई संख्या यहाँ पर आपको लेना है जिससे आप आसानी से और समझ पाएँ किसी सवाल को। चलिए कुछ सवालों को लगाते हैं जिससे, हालांकि अभी बहुत सारा चीज़ समझना है, रेशियो में आपको बहुत सी चीज़ें समझनी है, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं छोटे छोटे सवालों के वाइज आएगा। तो ये नीचे इसके बटा में आ जाएगा। जब कोई बराबर के बाद उधर से संख्या इधर आती है तो विपरीत चिन्ह के साथ आता है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या अगर आपस में बराबर होती है तो जब उधर से कोई अंक इधर लाना होता है तो अगर उधर गुणा है तो इधर भाग होगा, यानी बटा होगा। भाग और बटा का तात्पर्य एक ही है। और अगर कोई प्लस है तो इधर आएगी माइनस होगी, उधर जाएगी तो जैसा यहाँ पे माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस होगा, या उधर से इधर आएगा तो प्लस या माइनस जैसा भी होगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं कि अगर यहाँ लिखा है x - 4 बराबर y + 5, तो ऐसे में आपको करना क्या होगा कि अगर इस 4 को उधर ले जाते हैं तो ये पूरे चिन्ह को वो लेकर जाएगा, और जैसे ही बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर ये प्लस होके आएगा। अब ये वाला मान लो आपको अंक की तरफ, अक्षर की तरफ लाने हैं, तो ये वाला इधर जैसे आएगा तो इसके साथ प्लस था, और ये प्लस वाला अपना इधर आएगा तो माइनस के साथ यहाँ पे विराजमान हो जाएगा, और माइनस जो 4 था वो -4 + 4 के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला प्लस था माइनस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे x - y बराबर, वहाँ पर प्लस में 5 पहले से है तो उसके पहले कोई चिन्ह मत लगाइए, प्लस में 4 आ गया, तो यहाँ x - y की जो वैल्यू होगी वो 9 हो जाएगी। 5 + 4 = 9, यानी यहाँ पर 5 4 9, ये चीज़, यानी x और y का अंतर 9 होगा। तो इस तरह से ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी को पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, अब गुणा में है तो यहाँ पे गुणा था तो भाग हुआ, और जब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, इधर से उधर ट्रांसफ़र होने पर ऐसा ही हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपका रेशियो जो है प्राप्त हो चुका है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर हो तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। हमें पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करना था। अब किसी संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और एक अन्य जो संख्या थी उसको हमने y मान लिया। अब का यहाँ भी तो गुणा हो जाएगा, और कह रहा है कि बराबर हो तो बराबर भी हमने कर दिया। बस इस चीज़ को जो यहाँ पे कथन में कहा था, प्रश्न में कहा गया था, उसको हमने गणितीय पदों के रूप में रख दिया है और कुछ नहीं किया। अब उसने कहा कि पहली तथा दूसरी संख्या, तो पहली तो यहाँ है, दूसरी यहाँ है, कि हमें पता नहीं थी, वहाँ भी प्रश्न में पता नहीं है। तो फिर इसको हम क्या करते हैं कि एक तरफ लाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ लाना यानी इधर बराबर है, बराबर के उधर है, उधर जो भी है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस वाले को उधर ले जाते हैं
तो ये जो है बटा है तो उलट जाता है, जैसे अपना विपरीत होगा। तो ये बटा है तो उलट के 2/7 था तो 7/2 हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो ये गुणा है तो उधर भाग होगा, तो हम कहेंगे कि इधर 1/2 है। चलो ठीक है। अब उधर वाला जब इधर आया गुणा होके, गुणा था तो यहाँ पे क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ तो 2/7 ही होगा ना। इस चीज़ को आप समझिए, ये वाला इधर गया, चूँकि यहाँ पे गुणा था, गुणा वाला उधर गया तो ये हो गया आपका भागा, और इधर वाला जो है गुणा था तो इधर भी हो गया भागा। इसे हम इस पदों के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं तो अक्षरों को भी लिख सकते हैं x/y, और इसी के बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 भागा 2/7। हालांकि ये समझाने के लिए इतना सब किया जा रहा है, नहीं तो इसमें कुछ रखा है नहीं। तो अब जैसे यहाँ पे भागा हुआ तो उसको रेशियो में भी बदल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं x/y बराबर, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ये किस रूप में है, ये तो सरल अनुपात में नहीं है, ये सरल अनुपात में नहीं है, तो इसको सरल अनुपात में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, हरों का गुणा करते हैं, तो 7 दूना 14, 14 का इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा 7/। और देखिए यहाँ पर हम यहाँ बता दें कि इन दोनों का गुणा करें तो 14 आया, और इसको सरल अनुपात में बदलना है तो इसी का गुणा कर दिया जाता है, 2 7 14, तो 7 आ गया। उधर वाले में भी 2, यहाँ पे 14 का गुणा 2/7 में करते हैं, 7 दूना 14 तो 2 दूना 4 आ गया। यही डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपको हर तरह से समझाना है ताकि अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ऐसे ऐसे सवालों को आप लगाएंगे फटाफट। बस अभी आप कुछ समझ रहे हैं कि रेशियो होता क्या है। तो आज हमने बताया एक महत्वपूर्ण चीज़ कि जिसके साथ का या से लगा हो, वह जो भिन्न का हर होगा वही उसका मेन अनुपात होगा वही उसका मेन अनुपात होता है, और जो अंश होता है वो उसका कुछ भाग है जिसके बारे में आगे प्रश्न में दिया रहता है। उसको हम रिलेट कर सकते हैं, या तो फिर अनुपात में बदल सकते हैं, अनुपात में बदल करके उस सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मैं बताऊँगा तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, बस क्या करना है, जो निश्चित राशि है, निश्चित राशि को हमेशा जो आपको एक्चुअल में राशि अमाउंट प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर पिछला वाला लगाए थे तो उसका क्या नाम है, घन दिया हुआ था, वो यहाँ पर रखना है। यहाँ पे क्या रखना है, निश्चित राशि या निश्चित अमाउंट जो भी होगा वो ऊपर रखेंगे, उसी की तुलना उसके अनुपात से। अब इसका जो अनुपात हमको मिलेगा, सबसे पहले तो इसका अनुपात ढूंढना होता है कि हो है क्या, तो उस अनुपात तक पहुँचेंगे। अनुपात तक पहुँचने के बाद उसको आप इससे तुलना कर देंगे, ये इसका अनुपात होगा, ये हमेशा अनुपात में अनुपातिक रूप में होगा। और जिस चीज़ को हमें ज्ञात करना होगा उसी के अनुपात से गुणा करना होगा, उसी के अनुपात से तुरंत गुणा करना होगा, और तब हमें तुरंत जो है आंसर मिल जाएगा। और इतना ही आपको सीखना है। तो इसके लिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना रहता है, ना तो कोई सूत्र याद करना रहता है, ना कोई फार्मूला याद करना रहता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप रेशियो समझ गए, अनुपात को समझ गए, तो फिर हर सवाल को बहुत ही सरल तरीके से परीक्षा में एग्ज़ाम में बैठने पर आपको दिमाग भारी भारी सा नहीं लगेगा कि बहुत भारी लगे, क्या करूं, कैसे लगाऊं, कुछ नहीं, तुरंत आपके दिमाग में बैठेगा। चलो एक काम करते हैं, जो यहाँ पर
निश्चित राशि दी गई है उसका पहले रेशियो ढूंढ लो, प्रश्न पढ़ो और उसमें मिल गया, और जब रेशियो मिला तो उससे उसकी तुलना कर दी, आधा सवाल यहीं हल हो गया। अब फिर रही बात कि वो पूछ क्या रहा है, इस पे गौर करिए। जो पूछे उसी के अनुपात से वहाँ पे आपको गुणा कर देना है और तुरंत आपका आंसर मिल जाता है। बस एक नए क्रांतिकारी यहाँ पे जो लगाने का तरीका है ये निकल के आ रहा है। इसको आप लोग पकड़िए और आने वाले भविष्य में कंपटीशन इतना तेज़ है कि बच्चों को इतना पढ़ने का समय भी तो नहीं है। कितना पढ़ेंगे, इतना कंपटीशन है कि पढ़ने वाले तो पहले से ही सब कुछ जान के बैठे हैं, लेकिन वो 2-4 सालों की मेहनत होती है। अगर आप कम समय में भी इस चीज़ को समझ गए तो कम समय में उनको भी आप पीछे ढकेल देंगे। लेकिन प्रैक्टिस मेन चीज़ है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। हर सवाल को आप सेकंडों में लगा देंगे, बिना सूत्र बिना फार्मूले की। मैं बार बार कहता हूँ, तो हमें कोई फार्मूला कोई सूत्र नहीं रखना है। बस समझिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ समझाते जा रहा हूँ। अनुपात को आप समझ लिए तो फिर हर सवाल आपके जेब में होगा, हर सवाल को आप लगा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद। और इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। तो गाइस, देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो यहाँ पर सवाल है उसको लगाने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम बहुत ही कम है और बहुत कम समय में आप लगा लेंगे। यहाँ पे सरल अनुपात हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसको कह रहा है कि उनके घनों का योग इतना है, तो उनके घनों का योग जो है वो निश्चित राशि है, तो उसको आप ऊपर रखेंगे। अब इनके घनों अनुपातिक रूप में जो अंक हैं उनके घनों का योग आप निकालेंगे। तो अनुपातिक रूप में जो है इनका 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और इसका 2 दूना 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और इसका जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। तो इनका जो अनुपातिक योग होगा 35 आ जाएगा। जैसे 35 आया तो घनों का योग घनों से, दोनों संख्याओं के घनों का योग दोनों संख्याओं के अनुपातिक घनों के योग से कर दिए। अब यहाँ पे तुलना आपने कर दिया, फिर क्या करना है, जो पूछ रहा है उसी का आपको गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये घन के रूप में है, हमें घन के रूप में नहीं लेना है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसका घनमूल ले करके फिर उसमें गुणा करेंगे। किसमें कहा है कि तो उन संख्या जो पूछेगा उसी का गुणा करना है। तो उन संख्याओं का योग कितना है, तो उन संख्याओं का योग यानी इस अनुपात का योग आप निकाल लेंगे। अनुपात का योग कर लीजिए तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस का 2, इनका योग पूछ रहा है तो उसी के योग से आप गुणा कर देंगे। चलिए, हमने गुणा कर दिया, लेकिन पहले यहाँ पर आप काट लेंगे, अंदर ही काटेंगे। तो 35 दूना 70, फिर कितना आया यहाँ पे 5, तो 35 दूना 70 हुआ था, 35 इक्यानवे 35, तो फिर बचेगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 21। तो फिर 210 हुआ मिला करके, तो कितना आएगा 7 त्रिक 21। 1 मिनट ज़रा इधर देख लेते हैं, यानी 7560, 7560 में हम भागा करेंगे 35 का, तो 35 दूना तो 70 हो गया। ठीक,
यहाँ पर हमने 5 लिख दिया और ये 6 हो गया, तो 35 दूना 70 हो जाएगा। तो 35 से करने में 35 यहाँ पे लिखा, यहाँ बचेगा 21, 10 हुआ। अब 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो 70 दूना 140, 5 बार 110। चलिए 210, देखिए 6 5 30 के 0, 6 त्रिक 18, 3 21, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे 216 आ गया। तो 3 इतने बटा इतना था जिसका हमने घनमूल निकाल लिया। तो ये 216 आ रहा है। 216 का घनमूल निकालना है तो इसको लिखेंगे √216 और गुणा में 3 + 2। चूँकि हमें दोनों संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा था तो हम योग कर रहे हैं यहाँ पे उनके अनुपात का, और अनुपात के गुणे से ही हमको पूरा सवाल का आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए 216 का हो जाएगा 6, 6 36, 6 216, तो इसका घनमूल 6 आ गया। इसी घनमूल का गुणा 3 + 2 में करते हैं। तो या तो जोड़ के कर लीजिए, ठीक है, और जोड़ के करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30। तो 30 आपका ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर आप टिक मारेंगे। इतना सारा पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, केवल यहाँ जो काटना है इसी में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी इधर जो है आपका घनमूल निकालना होगा। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है, आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे बहुत आसानी से। बड़े से बड़े सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वो वर्गमूल में दिया होता तो इसका वर्गमूल निकाल के गुणा करते, घनमूल में दिया था तो इसका घनमूल निकाल के हम इसका मैंने क्यूब में दिया था ना, ये घन दिया था, घन को घनमूल में निकालेंगे तभी, नहीं तो वो क्यूब में आ जाएगा तो फिर आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से सवालों को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों को। आप 3 महीने में सब कुछ सीख सकते हैं, 4 महीना भी लग सकता है, जैसी आपकी क्वालिटी रहेगी। यहाँ पर 10वां सवाल है। 10वां सवाल आप देखेंगे। तो सवाल को पहले लिखा जाए। एक सवाल है ये छोटा सा, किसी संख्या का 2/7 भाग 2/7 का सॉरी 2/7 एक अन्य संख्या के एक बटे दो के बराबर के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच के अनुपात। तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। यहाँ पे आपका सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि किसी संख्या का, वो संख्या आपने x मान लिया तुरंत, और x जो माने हैं, अब का मीन्स होता है गुणा, यानी उसमें 2/7 करेंगे।
फिर एक अन्य संख्या के और दूसरी संख्या आपने मान लिया y, उसके के मतलब का और उसमें 1/2 के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है। अब बराबर होने का मतलब हुआ कि इसी को हम अनुपात में भी कह सकते हैं, इसी को हम अनुपात भी कह सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस या y को आप x की तरफ लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x और वो उधर बराबर से आएगा इधर, तो यहाँ नीचे बैठेगा। तो x/y, अब बटा का मतलब अनुपात ही है, तो यहाँ बराबर है तो चलिए बराबर रखते हैं। और उधर लिखा है 1/2, y खाली करके यहाँ चलाया और यहाँ पर 1/2 है, तो इधर वाला जब उधर जाएगा तो ये उलट जाए, ऐसे नाच के जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। ओके। यहाँ पर x/y बराबर हो गया 7 × 1 = 7, 2 दूना 4। तो आपका जो अनुपात है यहाँ पे मिल गया। इसको हम अनुपात के रूप में यदि लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, x/y, तो उसी के बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 7/4। तो ये संख्या का अनुपात आपका यहाँ पर आ गया। आपने क्या माना था कि कोई संख्या थी वो x थी और दूसरी अन्य जो संख्या थी वो y थी। तो दोनों का जो यहाँ पे रिलेशन बताया कि ये किसी संख्या के 2/7 और एक अन्य संख्या जो है y उसके 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया था, ये इतना बराबर है। ठीक, इस स्टेप को आप समझ गए। उसके बाद हमको तो अनुपात निकालना था संख्याओं का। सीधे कहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। तो पहली संख्या तो ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, उन दोनों को अनुपातिक रूप में तुलना करके यहाँ पे रख देते हैं, यानी x